नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके एलपीएम की, यानी कि जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है उसकी हम बातें करने वाले हैं। और उसमें आज हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, ऊपर की जो 2 क्लासेज है या 3 क्लासेज है वो मुख्य रूप से कमलेश जी सर ने कंप्लीट करवा दी थी, उससे आगे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, जब हम ये कहते हैं कि आपके जो पशु हैं, एनिमल है, उनको किस प्रकार से हम मैनेज करेंगे, उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उनमें क्या होता है, बेसिकली हमें हाउस का मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं उनमें जो डिजीज है उनका मैनेजमेंट करना होता है, उनके लिए जो फोडर है, चारा है, उसका मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, यही मैनेजमेंट आते हैं, उनके लिए रहने की जगह है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके एनिमल से रिलेटेड है उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आज वाला टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे वो रहने वाला है हाउसिंग प्रिंसिपल ऑफ कैटल एंड बफेलो। ठीक है, यानी कि हाउसिंग प्रिंसिपल या हाउसिंग मैनेजमेंट भी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हाउस मैनेजमेंट, या हम बात करेंगे हाउसिंग मैनेजमेंट की। अब इसमें सारी चीजें आ जाती है, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट, इसका मतलब हर चीज अवेलेबल करवाना, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, यही है मैनेजमेंट। भाई जो आपका एनिमल है उसको क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको फोडर चाहिए, चारा चाहिए, रहने की जगह, घूमने की जगह ये चाहिए। तो ये आपके क्या आ जाती है, सब हाउसिंग मैनेजमेंट में ही आती है ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो क्या किया जाता है, जब भी हम शेड बनाने की बात करते हैं, क्योंकि रहने की जगह क्या होती है, पशु जो आपका कैटल है या भैंस है, भैंस और गाय है, उनके रहने की जगह को हम कह देते हैं शेड। ठीक है, और शेड बनाने से पहले हम वहां पर करते हैं साइट सिलेक्शन, यानी कि जगह का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइट सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, साइट सिलेक्शन करेंगे। और साइट सिलेक्शन में जो पहला हमारा प्रायोरिटी रहता है कि जब भी हम साइट को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स रखेंगे जिनके आधार पर हम क्या करेंगे, साइट का सिलेक्शन करेंगे। अब इसमें देखो, पहला पैरामीटर आपका रहने वाला है, जब भी हम साइट सिलेक्शन करेंगे तो वहां पर लैंड की कितनी अवेलेबिलिटी है ये देखेंगे। ठीक है, हमारे पास जगह कितनी है, जो स्थान है, लैंड है, ठीक है, वो कितना एरिया है हमारे पास। ठीक है, लैंड या एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ की सॉइल कैसी है। ठीक है, सॉइल की जो, वो आपकी जो सॉइल है वो किस टाइप की है, क्या पशुओं के लिए वो सही भी है या नहीं है। ठीक है, वहां पर जो हम शेड बना रहे हैं वो वहां पर सही ढंग से रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीजें पहले ही देखनी होती है साइट सिलेक्शन करते टाइम ही। ठीक है, इसके बाद में और क्या चीजें देखी जाती है, तो वहां की जो लोकेशन है वो तो हम देखेंगे ही, साथ में हम कहते हैं कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो हम देखेंगे। ठीक है, जो फोडर है उसकी अवेलेबिलिटी देखेंगे, कितनी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, साथ में हम कहेंगे मार्केट, मार्केट अवेलेबिलिटी की बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके, जिसको हम कहते हैं फोल्डर हो गया, वाटर हो गया, शेड की हमने बात कर ली, स्पेस की हमने बात कर ली, लैंड या एरिया हो गया। ठीक है, सॉइल की हमने बात कर ली। इसके साथ में ही जो आपका लेबर है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लेबर की रिक्वायरमेंट हम देखेंगे, यानी कि आसपास में लेबर हमें अवेलेबल हो जाए। और एक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की भी हम बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पर अवेलेबल होना जरूरी है। ये हमारे क्या है, बेसिक पॉइंट है। जब भी हम साइट सिलेक्शन करते हैं तो वहां पर एरिया देखते हैं, उसके बाद में सॉइल का टाइप देखते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी देखते हैं, फोडर अवेलेबिलिटी देखते हैं, मार्केट कितना दूर है। ठीक है, मार्केट की जो अवेलेबिलिटी है वो हम देखते हैं, लेबर रिक्वायरमेंट, क्योंकि क्या होता है जब भी एनिमल मैनेजमेंट करना है या हमें जो आपका हाउसिंग मैनेजमेंट या जो फार्म मैनेजमेंट करना होता है तो हमें वहां पर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। अकेले हम इतने पशुओं को नहीं रख सकते, संभाल नहीं सकते। ठीक है, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो लेबर है आपके, ये होना जरूरी है, वहां पर आसानी से अवेलेबल हो जाए, ये बात आप पहले ही ध्यान रखेंगे। इसके बाद में होता है इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी रिक्वायरमेंट भी आपको क्या करनी है, पूरी करनी है, वहां पर ये चीज भी
देखनी है। तो ये साइट सिलेक्शन की बातें हो गई। पहला जो क्वेश्चन बनता है यही से ही बनता है कि हाउसिंग मैनेजमेंट में साइट सिलेक्शन करते समय क्या क्या सावधानियां रखेंगे। ठीक है, तो सावधानियों में ये सारी बातें आएगी कि लैंड वहां की कैसी है, सोइल कैसी है, वाटर कैसा है, फॉडर कैसी है। ठीक है, इसके साथ में ही मार्केट वहां पर अवेलेबल है या नहीं है। मार्केट का कहने का अर्थ हो गया कि एक बड़ा शहर होना जरूरी है, आसपास में क्या होना जरूरी है, एक अर्बन सिटी होना जरूरी है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, अर्बन सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो होना जरूरी है। ये चीजें हो गई आपके। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, जो शेड है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब ये जो शेड है जब हम इनके सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि हाउसिंग जो सिस्टम है उनकी हम बात करते हैं, तो उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, हाउसिंग सिस्टम को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है लूज सिस्टम, दूसरा होता है आपका, इसको हम क्लोज भी, उसको ओपन भी बोल सकते हैं। लूज को हम क्या बोल सकते हैं, ओपन सिस्टम भी बोलते हैं, इसको क्लोज भी बोल सकते हैं, या फिर कन्वेक्शनल भी इसको बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, ओपन भी बोल दिया था, ओपन सिस्टम भी कह सकते हैं, उसको क्लोज भी बोलते हैं, कन्वेक्शन या लूज सिस्टम भी हमने कह दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको समझने के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, जो पशुओं का जो एरिया है, रहने की जो जगह है वो ज्यादा है, लेकिन जो शेड है वो कम है। ठीक है, ये मान लो पशुओं के लिए शेड रखा है, छाया की जगह है, और ये जो खुला एरिया है ये पशुओं के लिए ज्यादा है। ठीक है, यानी कि इस वाले सिस्टम में क्या होता है, जो शेड है उसका एरिया कम होता है, और जो खुला एरिया है उसका हम ज्यादा जगह रखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम गाँव में देखते हैं, नॉर्मली गाँव में देखने को मिलता है कि पशुओं के जो रहने की जगह है उसमें जो दोपहर का टाइम होता है, क्योंकि पशुओं को उस टाइम पे ही धूप से बचने के लिए जो है छाया की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो है बाहर पशु आराम से रह सकता है, रात के टाइम पे भी रह लेता है। सर्दियों के टाइम पे हम रात को पशुओं को अंदर रखते हैं, यानी कि शेड में रखते हैं, बाकी पशु बाहर रह जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ग्रामीण इलाकों में ज्यादा फॉलो किया जाता है। जो लूज सिस्टम है ये कहाँ पर, जो आपके गांव है वहां पर फॉलो किया जाता है। इसमें जो क्लोज एरिया है, जो शेड है, वो कम एरिया में रखा जाता है, और ओपन यानी कि पूरा चारों ओर क्या रखते हैं, पशुओं को घूमने की जगह के लिए, पानी पीने के लिए, या उनको एक्सरसाइज करने के लिए जगह रहती है चारों ओर। ठीक है, ये वाला सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलता है, लूज सिस्टम में देखने को मिलेगा, यानी कि ये एक अलग प्रकार का सिस्टम हो गया। दूसरा है आपका क्लोज टाइप। अब देखो इस क्लोज टाइप में क्या होता है, हम बेसिकली एक तो क्या होते हैं, जो एडवांस प्रकार के फार्म होते हैं। ठीक है, एडवांस जो फार्म है वो आपके इसी मेथड से तैयार किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां पर लैंड की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, जहां पर जगह कम है, उसमें हम क्लोज सिस्टम अप्लाई करते हैं, वहां पर हम क्लोज सिस्टम रखते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शहरी इलाकों में इसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जो अर्बन सिटीज होती है वहां पर हम किसको यूज करते हैं, क्लोज या कन्वेक्शनल सिस्टम को यूज करते हैं, जहां पर पशुओं को रखा जाता है। क्या क्या खास बातें हैं, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ए शेड होता है। ठीक है, ओपन जो एरिया है वो यहाँ पर कम रखा जाता है, शेड वाली जो जगह है वो ज्यादा रखी जाती है। ठीक है, शेड वाली जगह ज्यादा है, ओपन एरिया कम है। ठीक है, जस्ट इसका क्या है, उल्टा है। दूसरी बात, यहां पर जो है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। आगे इसको क्या कर लेते हैं, दो भागों में क्लासिफाई कर लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर एक तो सिंगल रो सिस्टम होता है, पशुओं को सिंगल रो में रखते हैं, या फिर हम डबल रो सिस्टम भी रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ऐसा एक शेड बनाया हमने, इस शेड के नीचे जो मेजर है, मेजर का मतलब हो गया नान, जहां पर पशुओं को चारा डाला जाता है वो मेजर हो गई, और मेजर के पास में ही पशुओं को इस प्रकार से लाइन से हम क्या कर देते हैं, एक रो के द्वारा बांध के रखते हैं। ठीक है, उनको एक ही जगह फिक्स कर देंगे, वहां पर बांध देंगे, वहीं पे उनकी जो मिल्किंग की प्रोसेस है, दूध निकालने की प्रोसेस है वो होगी, वहीं पे उनको वाटर पानी पिलाया जाएगा, और वहीं पे उनको फूडर दिया जाएगा, चारा दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे काम हो गए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दिव्या जी। ये सारे काम हो जाने के बाद में हम कहते हैं ये सिंगल रो सिस्टम हो गया। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। फायदे क्या है, एक तो सिंगल रो में क्या होता है, चारा डालना बिल्कुल आसान प्रोसेस है, बिल्कुल इजी वे में, और दूध निकालना भी यहाँ पर क्या हो जाता है, बिल्कुल आसान है। रोग कम होते हैं और पशु परेशान भी कम होता है। ये वाली चीजें क्या होती है, इसमें देखने को मिलती है। लेकिन हम ये कहते हैं लगभग 12 से लेकर
ठीक है। 12 या 10 तक जो हमारे पशु होते हैं, 10 से 12 या हम कहते हैं 15 तक यहाँ पर हम पशु रख लेते हैं, ठीक है। कम पशु हो तब ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास पशु मान लो लगभग 50 है या 100 पशु है, इसका मतलब पशुओं की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब हमें क्या करना है, जो एरिया है उसी में एडजस्ट करना है पशुओं को, तो हम डबल रो सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इस डबल रो सिस्टम में क्या करते हैं, यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करना। डबल रो सिस्टम में हम ये करते हैं कि यहाँ पर भी दो प्रकार की चीजें हम फॉलो करते हैं। एक तो होता है टेल टू टेल सिस्टम, टेल टू टेल सिस्टम, और दूसरा होता है माउथ टू माउथ सिस्टम, ठीक है। क्या हुआ, टेल टू टेल का मतलब क्या है, देखो ये पशु है, यानी कि ये जो पशुओं की जगह है उसकी हम बात कर रहे हैं, और इसी प्रकार की एक और रो है। दोनों पशुओं को हम इस प्रकार से मैनेज करेंगे कि पशुओं की जो टेल होगी, यानी कि पीछे का जो भाग होगा वो एक तरफ होगा, ठीक है। बात समझ में आई क्या, यहाँ पर पशु का इस तरफ माउथ है, इस तरफ माउथ है, और यहाँ टेल है। इसका मतलब ये सिस्टम जो है टेल टू टेल वाला सिस्टम है। पशुओं की जो पूंछ होती है उस तरफ पशु क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हुए रहते हैं, पास में रहते हैं, जबकि मुंह विपरीत दिशा में होता है, दूसरी तरफ होता है। इसका फायदा क्या है, तो इसमें रोगों का जो प्रसार है, कंटामिनेशन है, वो कम होता है, ठीक है। यानी कि एक पशु से दूसरे पशुओं में रोग फैलने की जो संभावना है वो कम देखने को मिलती है, ठीक है। ये इसके फायदे हैं। दूसरा हो गया माउथ टू माउथ वाला, इसमें हम ये कहते हैं कि दोनों पशुओं को एक ही दिशा में, यानी कि एक ही तरफ झांकते हुए बांधा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पशु मान लो इस तरफ देख रहा है तो दूसरी रो वाला पशु भी इसी तरफ देखेगा, यानी कि दोनों के जो मुंह है वो एक दिशा में है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर क्या होता है, आपके जो पशु है उनमें रोग फैलने की संभावना ज्यादा होती है, डिजीज का कंटामिनेशन ज्यादा होता है, इसलिए पशु बीमार ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम भी आपको ध्यान रखने हैं। इनमें टेल टू टेल वाला बेस्ट मेथड है, यानी कि अच्छा माना जाता है, ठीक है, डबल रो सिस्टम में। और बाकी ये हमने बात करी ली, लूज की बात कर ली, क्लोज की बात कर ली, साथ में सिंगल जो रो सिस्टम है वो हो गया और डबल रो सिस्टम हो गया, ठीक है। ये बेसिक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स है या बेसिक सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं हाउसिंग में, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। मान लो आपको ओपन सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाए, क्लोज सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाए, या टेल टू टेल या डबल रो सिंगल रो, कहीं से भी जो है क्वेश्चन बन सकता है, उसको आपको ध्यान से देखना है। एक साइड सिलेक्शन की हमने बात कर ली, वहां से क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखो इसके बाद में हाउसिंग में कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्थान भी होते हैं, या हम कह सकते हैं और भी कुछ बेसिक चीजें होती है। वो क्या क्या है, तो एक तो हम ये कहते हैं कि जो आपका कोई भी बीमार पशु है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं जो बीमारी से जूझ रहा है या किसी प्रकार का उसके रोग है, तो हम कहते हैं उसको आइसोलेशन में रखते हैं, ठीक है। कहाँ रखते हैं, आइसोलेशन में। तो उसका आइसोलेशन रूम होता है, यानी कि अलग से उसकी जगह होती है आइसोलेशन उसको। तो ये एक क्या होता है, आपके हाउसिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। इसका ध्यान रखना कि आइसोलेशन रूम क्या होता है। एक इसी तरह का होता है क्वारंटाइन रूम, ठीक है, यानी कि क्वारंटाइन जो करने के लिए हम पशु को कुछ टाइम के लिए अलग रखते हैं, बीमारी का पता लगाने के लिए या और किसी वजह से हम रख सकते हैं, तो उसको हम क्वारंटाइन रूम कहेंगे। जो मिल्क आपके मिल्किंग की जो प्रोसेस है उसके लिए भी एक अलग जगह होती है, उसको हम मिल्किंग बार्न के रूप में जानते हैं, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। जो फोल्डर है उसको रखने के लिए, स्टोरेज रूम के लिए, ठीक है, दूध को रखने के लिए, क्योंकि दूध निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसको रखेंगे कुछ टाइम के लिए, तो उसको रखने के लिए अलग जगह होती है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपके हाउसिंग प्रिंसिपल के रूप में या हाउसिंग मैनेजमेंट के रूप में देखी जाती है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक बातें हो गई जो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम एक एक करके क्या कर लेते हैं, पीडीएफ से सभी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ साइट फार्म, जब भी हम फार्म को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जगह को सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम सोइल देखते हैं, ठीक है। सोइल कैसी होनी चाहिए, तो हम कहते हैं लोमी और ग्रेवल सोइल जो है बेस्ट मानी जाती है। ये भी जो है सुटेबल नहीं है, जो आपकी मार्सी सोइल है, क्लेई है, सैंडी है, इस प्रकार की सोइल अच्छी नहीं मानी जाती है। तो सबसे अच्छी सोइल कौन सी है, लोमी और ग्रेवल जो सोइल है वो किसके लिए, पशुओं के रखने के लिए या उनका जो घर है, आवास है, वो बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरी चीज
लैंड की अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, लैंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। यदि 200 पशु है हमारे पास, ठीक है, लगभग हम 200 काऊ की बात कर रहे हैं, वो है तो 2 से लेकर 3 हेक्टेयर की जगह हमारे पास, वो एकड़ की जगह हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से रिक्वायरमेंट है। ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वाटर की अवेलेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ वाइंड एंड सोलर रेडिएशन, यानी कि डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट से बचाने के लिए, और जो हीट वेव्स आती है, गर्म हवाएं आती है, उनसे बचाने के लिए पशुओं में एक बैरियर के तौर पे हमें कुछ ना कुछ लगाना है, ठीक है। या तो वो दीवार हो सकती है, या कोई फिजिकल बैरियर या बायोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, प्लांट हो सकते हैं, या हेज हो सकती है। इस प्रकार की चीजें जो है पशुओं को किससे, वाइंड से और सोलर रेडिएशन से बचाती है। इसके बाद में आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम नॉइस एंड अदर डिस्टर्बेशन। जो आपके आवाज है, ध्वनि है, वो पशु को परेशान करती है। ज्यादा तेज ध्वनियां पशु सहन नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा, जब जो दिवाली का सीजन होता है, उस टाइम पे जब हम पटाखे छोड़ते रहते हैं, तो उनकी वजह से पशु क्या रहता है, थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। कुछ पशु तो क्या होते हैं, भग जाते हैं इधर उधर, तो वो वाली चीजें पशुओं को परेशान करती है, यानी कि ज्यादा तेज जो आवाजें है वो पशु को परेशान करती है। इसलिए पहले ही ध्यान रखना है कि वहां का जो एरिया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर तेज आवाजें आती रहती है, ठीक है, उस प्रकार का एरिया नहीं होना चाहिए। मार्केट फैसिलिटी, आसपास में एक अच्छा मार्केट होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप दूध निकाल रहे हो, दूध को जो है बेचने में जाओगे, या उसके बाई प्रोडक्ट बनाते हो, किसी भी प्रकार का पनीर हो गया, दही हो गया, ये वाली चीजें बनाते हो, तो उनको बेचने तो जाओगे ही ना, तो वहां पर मार्केट होना जरूरी है जब भी हम आसपास की बात करते हैं तब। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, आराम से जो रोड है, सड़क है, वो होना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मिसलेनियस में आप जो है वही और जो बेसिक चीजें हैं, फोन की हो गई, पानी की, ये जो बेसिक चीजें हैं ये भी होना जरूरी है। तो ये क्या हो गया, आपका साइट सिलेक्शन हो गया, जिसकी हमने बातें कर ली है। अब हम एक एक करके जो डिजाइन है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आपका जो लाइव स्टॉक फार्म है उसकी डिजाइन किस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। डिजाइनिंग फॉर यूनिट, यानी कि अलग अलग प्रकार की डिजाइन होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्म भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि डिजाइन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पशुओं के लिए सही जो है, हम कह सकते हैं उनके लिए फायदेमंद हो, या उनको सही तरीके से वो ट्रीट कर पाए, उस प्रकार की डिजाइन होनी चाहिए, ठीक है। शेप ऑफ रूफ, रूफ की जो डिजाइन है उसकी हम बात कर रहे हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं, आप एक बार इनको देख सकते हो। यहां से आती है हमारे दोबारा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। हाउसिंग प्रिंसिपल की हम बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर जो केटल और बफेलो के जो हाउस है उनके अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं, ठीक है। और उन्हीं सिस्टम में इसमें पहला आता है आपके लूज हाउसिंग सिस्टम, ठीक है, यानी कि इसको हम ओपन सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसको लूज हाउसिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हम देखने वाले हैं, और आपको जो है इस प्रकार का एक डायग्राम के साथ भी हम समझाएंगे। यहाँ पर देखो, ये जो होता है, इट इज ए सिस्टम ऑफ हाउसिंग इन विच एनिमल आर केप्ट लूज इन ओपन, ठीक है, यानी कि ओपन में रहते हैं, बिल्कुल जो फ्री स्पेस है, ओपन स्पेस है, ना ही तो उनको बांधा जाता है। बांधने का अर्थ होता है एक जगह फिक्स नहीं करते हैं उनकी, वो चारों ओर घूम सकते हैं, वहीं पे जो है फोडर खाते हैं, वहीं पे आपके वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो पानी पी लेते हैं, और वहीं पे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये आपके लूज हाउसिंग सिस्टम में देखने को मिलती है। इसके एडवांटेज क्या है, तो पहली बात तो जो कॉस्ट है वो आपको कम देखने को मिलती है। इस वाले सिस्टम में हमें किसी प्रकार की एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक सिस्टम है, बिल्कुल ओपन वाला सिस्टम है। शेड जो हम बना रहे हैं वो एक कम एरिया रखते हैं शेड का, ठीक है, ओपन वाला एरिया ज्यादा रखते हैं, तो खर्च कम आता है। तो पहली बात तो ये हो गई, इसमें खर्च कम होता है। दूसरा, फ्यूचर एक्सपांशन की पॉसिबिलिटी है। जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं कि भविष्य में हम मान लो अभी हमारे पास 20 पशु है या 50 पशु है, बाद में हम इनको बढ़ाकर और बड़ा फार्म बनाना चाहते हैं, तो इस वाले सिस्टम को, ओपन सिस्टम को हम आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं है जो कि हमने मान लो बाउंड्री बना दी हो, इस प्रकार की चीजें नहीं की है। तो वहां पर क्या होता है, हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं एनिमल विल मूव फ्रीली सो दैट विल गेट सफिशियंट एक्सरसाइज। यहाँ पर क्या होता है, पशु चारों ओर घूमता रहता है, और घूमेगा तो उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज में कोई कमी नहीं रहती है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है पशु अपने आप को बिल्कुल जो है क्लीन रखता है, या पशु बिल्कुल क्लीन रहता है, स्वच्छ रहता है।
इसके साथ में ही कॉमन फीडिंग एंड वाटरिंग अरेंजमेंट इज पॉसिबल। जब भी हम बात करते हैं सभी को एक साथ, क्योंकि यहाँ पर पशु क्या है, सब एक साथ रह रहे हैं, बिल्कुल खुले में रह रहे हैं, तो इनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो एक जगह कंप्लीट हो जाती है, और जो खाने की रिक्वायरमेंट है, जो फोडर है, उसकी भी एक जगह हम क्या कर देते हैं, आपूर्ति है वो कर देते हैं, वहां पर पहुंचा देते हैं। तो पशु उस हिसाब से जो है उनको खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। ठीक है, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, बिकॉज एनिमल को हम क्या करते हैं, सेपरेट करके जो मिल्क बान है उसमें ले जाकर क्या करते हैं, मिल्किंग करते हैं। क्योंकि सभी पशुओं के एक साथ जो है पशुओं के साथ में मिल्किंग करना, मिल्किंग की जो प्रोसेस है, दूध निकालना, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको अलग से जो भी जिस भी पशु का दूध निकालना हो उसको अलग से ले जाकर जो मिल्किंग बान है उसमें ले जाकर हम क्या कर देते हैं, पशुओं को जो दूध है उसको निकालते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही जो ऑस्ट्रस साइकिल होता है उसके डिटेक्शन में भी इजी वे में पता चल जाता है। इसके बाद में आ जाता है इसके थोड़े से डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में हम कहते हैं जो हिमालय रीजन है और हैवी रेनफॉल वाला जो रीजन है वहां पर ये सिस्टम काम नहीं करता है। ठीक है, वहां पर क्योंकि बारिश होती रहती है टाइम टू टाइम, और जो हिमालय वाला रीजन है वहां पर तो कंटिन्यू बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से पशु क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वहां पर ये सिस्टम काम नहीं करता है। फिर आता है इट रिक्वायर मोर फ्लोर स्पेस, यहाँ पर ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। कंपटीशन फॉर फूड, कभी कभी पशु क्या करते हैं, फूड के लिए कंपटीशन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि सभी खुले हैं, ठीक है, चारों ओर घूम सकते हैं, तो पशु क्या होते हैं, आपस में झगड़ने लग जाते हैं, कंपटीशन होता है जब भी खाने की बात आती है तब। ठीक है, अटेंड टू इंडिविजुअल एनिमल इज नॉट पॉसिबल, जब भी अटेंशन की बात आती है, यानी कि एक पशु पर ध्यान रखने की बात आती हो, तब हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पशु हैं, तो जिस पशु पर हम ध्यान रख रहे हैं वो इधर उधर चला जाता है कहीं पे भी, और हमें पता नहीं रह पाता है कि कौन सा पशु था, क्या था, तो वो दिक्कत होती है यहाँ पर। इसके साथ में ही मिल्क करने के लिए हमें अलग से क्या करना पड़ता है, एनिमल को ले जाना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। इसके बाद में आ जाता है दूसरा मेथड है अपना कन्वेक्शनल बार्न, या पर हम कहते हैं स्टेचियन। ठीक है, स्टेचियन का अर्थ होता है पशु को बांध के रखना, एक तरह से सिंपली हम समझे तो ये क्या है, बांध के रखने वाला है, यानी कि पशु को एक जगह हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। इसको हम क्लोज सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और कन्वेक्शनल सिस्टम तो हम कह ही रहे हैं। इसके एडवांटेज की बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो एडवांटेज है, इसमें बेसिकली जो मैंने बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, शेड वाला जो एरिया है वो यहाँ पर क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। मान लो ये शेड वाला एरिया है और ओपन एरिया यहाँ पर कम रखा जाता है। ठीक है, एनिमल एंड मेन केयरिंग फॉर एनिमल आर लेस एक्सपोज टू हार्श एनवायरमेंट, यानी कि जो खराब एनवायरमेंट है और जो जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए जो वेदर कंडीशन है वो सुटेबल रहती है, यानी कि उससे वो परेशान नहीं होते हैं। मान लो बारिश हो रही है तो बारिश से परेशान नहीं होंगे, धूप है तो धूप से ना तो पशु परेशान होगा ना पशु पालक परेशान होगा। तो इस प्रकार से की जो एडवर्स कंडीशन है उनसे बचाया जा सकता है। दूसरा, एनिमल कैन बी केप्ट क्लीन, यानी कि पशु को स्वच्छ रखा जा सकता है। इसके साथ में ही डिजीज आर बेटर कंट्रोल, जब भी डिजीज को कंट्रोल करने की बात आती है तब हम आराम से इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पशु एक ही जगह है और हमें ये पता चल जाता है कि इस पशु को बीमारी हुई है, तो हम वहां से इसको जो है बाहर निकालकर आइसोलेशन रूम में ले जाते हैं, वहां पर इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इस प्रकार से हम अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, बीमारियों को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन उस मेथड की बात करें जो अपना लूज मेथड है, उसमें क्या होता है, पहली बात तो पशुओं का पता ही नहीं चलता है, और यदि पता चल भी जाता है तो उस पशु को हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से वो कंटामिनेशन ज्यादा कर देता है, रोग फैला देता है। ठीक है, ये चीज है। इंडिविजुअल केयर कैन बी गिवन, यहाँ पर हम इंडिविजुअली जो एक एक पशु है उसको केयर दे सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट कर सकते हैं। और सेपरेट मिल्किंग बार्न इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर अलग से आपको मिल्किंग बार्न में पशु को ले जाने के लिए, दूध निकालने के लिए अलग से ले जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर पशु खड़ा है वहीं पे उसकी मिल्किंग हो जाती है, वहीं पे हम दूध निकाल लेते हैं, तो ये भी एक फायदे के रूप में है। इसके बाद में डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज में हमें देखने को मिलता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब भी कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो इसमें क्या होता है, आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शेड बनाना है और फ्लोर भी बनाना है, तो शेड में, फ्लोर में या अदर जितनी भी चीजें हैं उनमें क्या होता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है। फ्यूचर एक्सपांशन इज नॉट पॉसिबल या डिफिकल्ट, हम कहते हैं फ्यूचर में यदि एक्सपांशन करना हो, हमें क्या करना हो, बढ़ाना हो, तो हम नहीं बढ़ा पाते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास 100 पशु थे, उसके बाद में हम 200 करना चाहते हैं, तो इस वाले शेड को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये फिक्स होता है, एक बार हम सारी चीजें व्यवस्थित कर लेते हैं उसके बाद में आगे नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में है नॉट सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड
क्लाइमेट कंडीशन। जब भी हम गर्मियों की बात करते हैं, ठीक है, हमारे राजस्थान की क्लाइमेट हम गर्मियों के रूप में ही मान के चलते हैं, तो यहाँ पर ये वाला सिस्टम इतना काम नहीं करता है। जनरली हम देखते भी हैं आसपास में इस वाले सिस्टम से, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो पशु खुद श्वास लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसके साथ में जो शेड होता है वो भी क्या करता है, गर्मी पैदा करता है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है और पशु उसको सहन नहीं कर पाता है। तो हॉट वाला जो एरिया है जहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट है वहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसको हम यूज में नहीं ले पाते हैं। तो ये ठंडे इलाकों के लिए सही रहती है। जब भी हम बात करते हैं आपके जो बड़े वाले इलाके हैं, हिमालय वाला इलाका हो गया, ठीक है, जहां पर ठंड ज्यादा रहती है, टेम्परेचर कम रहता है, वहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है वेरियस बिल्डिंग्स और यूनिट्स रिक्वायर फॉर ए डेयरी फार्म, यानी कि डेयरी फार्म पे ये दो चीजें तो है भाई, फार्मिंग सिस्टम तो ये फार्म का जो सिस्टम है ये तो है, इसके साथ में ही कुछ और यूनिट्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग प्रकार की यूनिट्स की, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो डेयरी है उस पर आपके क्या होनी चाहिए, फीडिंग पासेज, यानी कि जब भी हम चारा डालने की जगह आती है, जो आपका फूड है, फोडर है, वो हमें पशुओं को डालना है, तो उसके लिए जगह होनी जरूरी है, ठीक है। मेजर का अर्थ हो गया नाद की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पशु चारा खाता है, जिस जगह पर पशु चारा खाएगा, जिस चीज में से पशु चारा खाता है उसको हम मेजर के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही कहते हैं स्टैंडिंग, खड़े रहने की जगह, और गटर ड्रेनेज चैनल, यानी कि जो आपके पशु का जितना भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए एक चैनल होना जरूरी है, और मिल्किंग के लिए जगह होना जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा बिल्डिंग में कुछ और रिक्वायरमेंट और होती है, जैसे कि यहाँ पर हम कहते हैं मिल्किंग तो है, ये तो हम कह ही चुके हैं। एक चीज होती है आपके काल्विंग पेन, यानी कि पशुओं में जब प्रसव क्रिया हो रही होती है, ठीक है, उसके लिए अलग से एक रूम रखा जाता है, एक जो है काल्विंग की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए रूम रखा जाता है, तो वहां पर ये प्रक्रिया होती है। फिर आ गया काफ पेन, काफ पेन का अर्थ हो गया जो छोटा बछड़ा होता है उसको रखने की जगह, वो आपके काफ पेन है। फिर आ गया थोड़ा सा बड़ा, जब बछड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यंग स्टॉक या हीपर शेड, यानी कि जब बछड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको अलग से रखने के लिए ये जगह रखेंगे। ड्राई एनिमल शेड, यानी कि जो पशु दूध नहीं देता है उसके रहने की जगह को हम ड्राई एनिमल शेड के रूप में जानते हैं। बुल शेड, यानी कि जो नर पशु है, जो मेल है आपका, उसको अलग से रखना रिक्वायर होता है, तो उसकी जगह को हम बुल शेड के रूप में जानते हैं। आइसोलेशन शेड क्या होता है, बीमार पशु को रखने के लिए आइसोलेशन शेड होता है। और क्वारंटाइन शेड आपका पशु की बीमारी की जांच करने के लिए या किसी और कारण की वजह से, चाहे वो प्रजनन की बात हो, ठीक है, चाहे हमें जो है ब्रीडिंग करवाई, उसके लिए पशु को क्वारंटाइन कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं, उसके लिए क्वारंटाइन रूम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अदर यूनिट्स है जो आपकी बिल्डिंग में देखने को मिलती है जब भी हम पशुओं की बात करते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो इन सब चीजों को आप क्या करोगे, एक बार देख लोगे, बाकी ये बेसिक चीजें हैं। यहाँ पर हम मेन बिल्डिंग यूनिट्स में ड्राई काफ बिल्डिंग की हमने बात कर ही ली, ये सारी हो गई। सिंगल रो सिस्टम, अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या है, हम ये कह रहे हैं कि हमने जो आपके क्लोज सिस्टम है या जिसको हम कन्वेक्शनल सिस्टम कह रहे थे, उसमें क्या होता है, दो प्रकार की चीजें हैं, ये स्टार्टिंग में भी मैंने समझाई थी आपको कि यहाँ पर होता क्या है, एक तो सिंगल रो सिस्टम होता है जिसमें 12 से लेकर 16 पशु हम रखते हैं, ठीक है, जो एनिमल होती है उनकी संख्या 12 से लेकर 16 या उससे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। लेकिन जब कम पशु होते हैं, 20 से कम पशु होते हैं, उस टाइम पे हम ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, एक ही रो में पशुओं को रखते हैं। दूसरा है आपका डबल रो सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, तो जब आपके 16 से ज्यादा पशु है, 16 से ज्यादा पशु रखते हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। और इसमें भी दो प्रकार की चीजें हम फॉलो करेंगे, एक तो टेल टू टेल सिस्टम और दूसरा हो गया हेड टू हेड सिस्टम, ठीक है, टेल टू टेल और हेड टू हेड सिस्टम। इनमें जो बेसिकली ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है, यहाँ पर देखो, लेस चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, यानी कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जो डिजीज है उसका चांस टेल टू टेल में ट्रांसफर होने का जो चांस है वो टेल टू टेल मेथड में कम होता है। इस सिस्टम में कम देखने को मिलता है कि एक रोग जो है दूसरे पशु में फैल गया, क्योंकि यहाँ पर पशु क्या होता है, जो उनका फेस होता है वो रिवर्स कंडीशन में होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है, तो ये फायदा होता है। बाकी क्लीन और मिल्किंग में तो हम कह सकते हैं भाई इजी वे में क्लीनिंग और मिल्किंग हो जाती है। सुपरविजन बिल्कुल आसान है, एनिमल कैन गेट मोर फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर की तरफ से ज्यादा ठंडी या ताजा हवा ले सकता है पशु, ठीक है। और इसमें सबसे बेस्ट बात यही है
कि ये क्या करता है, रोगों के प्रसार को या रोगों को कंटामिनेट होने से रोकता है। दूसरी बात, हेड टू हेड में दिक्कत यही होती है कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देखो हम कहते हैं कि एनिमल की फीडिंग, ये तो है डिसएडवांटेज में पड़ते हैं। इसको यहाँ पर देखो, हम कहते हैं कि इसमें जो एक डिफिकल्टी है वो है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर मोर, यानी कि जब भी हम कहते हैं कि डिजीज का जो ट्रांसमिशन है वो हेड टू हेड वाले सिस्टम में, या इसको माउथ टू माउथ सिस्टम भी कह देते हैं, ठीक है, इसमें फास्ट होता है, ठीक है, जल्दी से ट्रांसमिशन होता है जिससे ज्यादा पशु प्रभावित होते हैं और रोग जल्दी से फैल जाता है, ये चीज देखने को मिलती है। मिल्किंग बार्न क्या है, तो जहां पर जो जगह हम पशुओं के दूध निकालने के लिए रखते हैं उसको मिल्किंग बार्न के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एरिया दिया हुआ है, अलग अलग जो स्पेस है वो याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो डाउन कवर शेड है या जो काविंग पेन है, इसकी हमने बात कर ही ली है। काविंग पेन का अर्थ हो गया जहां पर काविंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी उस जगह की हम बात कर रहे हैं, जहां पर प्रसव की क्रिया, पशु में प्रसव की क्रिया होगी, उस जगह को हम क्या करते हैं, काविंग जो पेन है उसके रूप में जानते हैं। ये होना जरूरी है क्योंकि पशु क्या होता है, बिल्कुल सभी पशुओं के सामने जब रहता है तो वो थोड़ा बेचैन रहता है, ठीक है, वो अकेला रहता है तो आराम से प्रसव की क्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद में काउ पेन आ गया। काल पेन की हम बात करें तो ये मुख्य रूप से छोटे बछड़े होते हैं। बछड़े पालने की दो विधियां होती है, हम कहते हैं एक तो वैज्ञानिक विधि है जिसको हम वीनियर के रूप में जानते हैं, और दूसरी आपकी विधि होती है जिसको हम कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि जो पशु है उसी के साथ में रखेंगे उसके बछड़े को, और जब अलग से रखेंगे तो वो वैज्ञानिक विधि हो जाएगी। अब अलग से रखने की बात है तो उसके लिए फिर काफ पेन की जरूरत होती है, ठीक है, और वहां पर रखकर हम क्या कर देते हैं, उसको सारी चीजें अवेलेबल करवाते हैं, वहां पर दूध भी अवेलेबल करवाएंगे और अदर जो चीजें हैं वो भी अवेलेबल करवाएंगे। जब काफ से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका पशु, ठीक है, तो वो यंग बन जाएगा, उसको हमें क्या करना है, अलग से फीडिंग देनी पड़ती है, ठीक है। अब अलग से फीडिंग देनी पड़ेगी तो अलग से रखना पड़ेगा उसको, ठीक है, तो उस एरिया को हम यंग स्टॉक के रूप में या हाफर शेड के रूप में, हीपर शेड के रूप में जानते हैं। ड्राई एनिमल, ड्राई एनिमल यानी कि वह एनिमल जो कि मिल्किंग यानी कि दूध नहीं दे रहा है, मिल्किंग की प्रोसेस में भाग नहीं लेता है, यानी कि वो क्या हो चुका है, अभी सूख चुका है, ड्राई है, ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए पशु को अलग रखा जाता है, उसके लिए ड्राई शेड हो गया, ड्राई एनिमल शेड हो गया। बुल शेड आप जानते हो, एनिमल वाला शेड। आइसोलेशन शेड ये मुख्य रूप से किसके लिए रखा जाता है, एनिमल को ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, ये किसके लिए रखते हैं, यहाँ पर देखो ये चीज पढ़ने वाली है, एनिमल टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी कि जब भी जो आपका हम कह सकते हैं जो बीमार पशु है उससे स्वस्थ पशु में रोग ना फैले, इसके लिए क्या करते हैं, पहले ही हम पशु को अलग कर लेते हैं जिससे रोगों का प्रसार नहीं होता है। क्वारंटाइन रूम, ये मुख्य रूप से रोगों को रोकने के लिए या कोई हमें किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक जो है रिसर्च करनी हो उसके उद्देश्य से क्वारंटाइन में रखते हैं, अलग से रखते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि क्वारंटाइन रूम भी होता है, शेड भी होता है। ये जो है फ्लोर स्पेस दिया हुआ है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउसिंग ऑफ काल्व की बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि बछड़ों की जो जगह है उसमें क्या क्या चीजें होना जरूरी है, उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इसी का पार्ट होता है, हाउसिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है उनमें जो है ड्राई बेडिंग की जरूरत होती है, यानी कि बैठने के लिए जो हम कहते हैं ना कि वहां पर क्या होता है, जो पशु होते हैं उनको आराम से वो बैठ सके इसलिए एक लिटर बिछा देते हैं, ठीक है, वो ड्राई बेडिंग हो गई। वेंटिलेशन होना जरूरी है, स्पेसिफिक मिनिमम क्यूबिक एयर कैपेसिटी फॉर काफ, यानी कि जितनी उसको हवा चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट हम कंप्लीट करेंगे। ड्राई बेड इंपॉर्टेंट, रिड्यूस द हीट लॉस और फ्लोर एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ द स्ट्रा, यानी कि जो स्ट्रा होता है उसको खराब होने से बचाने के लिए, या हम कह देते हैं कि जो आपका ये है काफ है उसके एक्सट्रैक्ट को साफ करने के लिए भी हम क्या रखते हैं, जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल है या हम बोल देते हैं लिटर के रूप में हम बिछावन रखते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो बिछावन हम इसको कह देते हैं, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो किसी भी पशु के लिए या किसी भी काफ के लिए जरूरी होती है, ये भी आप एक बार देख सकते हो, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। एक तो साइट सिलेक्शन का ध्यान रखना है, सबसे पहले साइट सिलेक्शन हो गया, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो देख लिया। उसके बाद में हाउसिंग सिस्टम,
जो ओपन हाउसिंग सिस्टम है, क्लोज वाला है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेना। और जो क्लोज वाले हैं उसमें दो टाइप था, एक तो सिंगल रो हो गया, डबल रो हो गया। और डबल रो में भी फिर टेल टू टेल और हेड टू हेड वाला सिस्टम था। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से इनको हम मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या खास बातें हैं। और जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी का जैसे आइसोलेशन जो शेड है वो क्या होती है, ठीक है, हीफर शेड क्या होती है, ये सारी चीजें जो टर्मिनोलॉजी वाली चीजें हैं ये भी आपको पढ़नी है। इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। स्पेसिंग आपको जो है याद नहीं होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पेसिंग आप बिना याद करे भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी जिसको हमने डिस्कस किया है। अब हम, क्योंकि इसमें क्या रह गया है, एक पोल्ट्री का जो हाउसिंग सिस्टम है वो रहा है, उसकी हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।